उमंगों की उड़ान है, आशाओं का आसमान, सेवा का लक्ष्य महान, संग सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris, we are the wings of Brahma Kumaris, we are the wings of Brahma Kumaris, we are the wings of Brahma Kumaris। नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी युवाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या उनके सॉल्यूशन होते हैं जो हम इजी तरीके से लाइफ में अपना सकते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स। हम सबको मालूम है कि यदि रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी, तो जो भी हम कार्य करते हैं या काम करते हैं उस पर प्रभाव अवश्य आता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या हम वो टेक्निक्स अपनाएं रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या वो मेथड्स अपनाएं जिससे हमारे रिलेशनशिप्स भी हार्मोनियस हो, बहुत खुशहाल हो और हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारा जो जहाँ पर भी हम काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पर भी हम अच्छे से काम कर सकें। और इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग की कोऑर्डिनेटर रिस्पेक्टेड चंद्रिका दीदी जी। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी होती है जी, क्योंकि आप हमें रोज नए नए प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे युवा दिल के प्रश्न होते हैं। वो एक्चुअली वही प्रश्न है जो हमें भी कई बार लगता था कि हमारे प्रश्न थे, हमसे जुड़े हुए लोगों के प्रश्न थे, या जो जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उनके प्रश्न हैं, या फिर जो हम टीवी में देखते हैं उनके प्रश्न हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये प्रश्न पूछते हैं और आप उनका उत्तर इतने सुंदर तरीके से, इतने बखूबी तरीके से देते हैं, तो लगता है कि हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अब सब कुछ हो सकता है। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं यूथ एंड रिलेशनशिप्स पे। आज रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ रिलेशनशिप की। देखो, हर इंसान को कुदरत ने कितना अच्छा शरीर दिया है और इतनी अच्छी बुद्धि दी है, सोचने के लिए, और मन दिया है संकल्प करने के लिए। अगर इंसान इतना समझ जाए कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का अधिकार मन और बुद्धि दोनों के पर है, मन को वही संकल्प करना है जो आत्मा कहे, बुद्धि को वही सोचना है जो आत्मा कहे। पर आत्मा है क्या? तो आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु है, पर वो चैतन्य है और वो चेतना अपने आप में दिव्यता से भरपूर है जी। आत्मा का जो पहला वैल्यू है वो है नॉलेज, ज्ञान। आत्मा को इतना समझ में आ जाए कि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, संसार की हर इंसान आत्मा है, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के प्रिंसिपल्स पर स्वयं भी प्रेम की स्थिति में रहेंगे, दूसरों को भी प्रेम की स्थिति से देखेंगे। क्योंकि दो एक जैसी व्यक्ति मिल जाए, दो डॉक्टर मिल जाए, दो इंजीनियर मिल जाए, प्रदेश के किसी कोने में दो भारतवासी मिल जाए, मिलने से कितनी खुशी होती है। तो ज्ञान से प्रेम निकलता है जी। अगर मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे ये मालूम है कि मैं आत्मा हूँ और दूसरे भी आत्मा है, तो उसमें से एक कुदरती प्रेम उत्पन्न होता है। तो आत्मा का दूसरा स्वरूप है प्रेम स्वरूप। अच्छा, जब दो प्रेमी आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे? आपसे मिलकर हमें बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई, यही कहेंगे ना, आनंद हुआ ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे गम हुआ। बिल्कुल। और जहाँ ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति सब कुछ है,
ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ प्योरिटी है, और जहाँ प्योरिटी है वहाँ पावर्स हैं। प्योरिटी इज पावर। तो आत्मा के ये 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति। जी। अब मैं आत्मा इस वैल्यू सहित इस शरीर में काम करती हूँ। जी। अब आप बताओ कि जो व्यक्ति हमेशा ही अपने सच्चिदानंद में रहे, प्रेम की स्थिति में रहे, आनंद मग्न रहे, पवित्रता से भरपूर रहे, उसका शरीर स्वास्थ्य स्वाभाविक रीति अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मन की इफेक्ट शरीर पर पड़ती है। कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जी। आत्मा की मन की शक्ति, और आत्मा अपने आप से बात करे, मैं अपने आप से बात करूं और अपनी इतनी दिव्यता के लिए बात करूं, तो मैं अपने आप को प्रिय लगूंगी। बिल्कुल, मेरा रिलेशनशिप अपने लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो बहुत कॉर्डियल हो जाएगा। जाएगा। हम अपने लाइफ को भी एक ईश्वर की गिफ्ट समझने लगेंगे। तो शरीर और आत्मा का संबंध। दूसरा, ये शरीर को वास्तव में दवाओं की जरूरत नहीं होती है जितनी आजकल लोग दवाएं खाते हैं। देखो, डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं मोर देन 70% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक, मनोदैहिक मन से रोग उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। ये मन के अंदर भय, चिंता, तनाव, अनिश्चितता, ये सभी चीजों के कारण शरीर पर उसकी इफेक्ट होती बिल्कुल। है, और शरीर पर इफेक्ट होने के कारण शरीर में स्लोली एक पॉइजन पैदा होता जाता है जो लाइफ को डैमेज करता है। इसीलिए हमारा शरीर के साथ का संबंध सुंदर होना चाहिए, और शरीर के साथ का संबंध आपने ठीक निभाया कब माना जाए? जैसे देखो, अभी कुदरत है, सूर्य अपने टाइम पर ही उगेगा बिल्कुल। और अपने टाइम पर जाएगा, चंद्र अपने टाइम पर आएगा, अपने टाइम पर चला जाएगा। जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इंसान सोने के टाइम पर जागता है, आजकल सिस्टम उल्टा है, जागने के टाइम पर सोता है। बिल्कुल। उसका लोड ये प्रकृति को, शरीर को पड़ता है, और इसलिए इंसान थका थका महसूस होता है। अगर वो अपनी डेली रूटीन को सुंदर कर ले, जी। सुबह उठने से लेकर के उठने का, खाने का, पीने का, सोने का, आत्मचिंतन करने का, ये सारा समय निश्चित कर ले, और जिस प्रकार से घड़ी नियम से चलती है, प्रकृति के 5 तत्व नियम से चलती है, उसी प्रकार इसमें भी 5 तत्व हैं। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये इसी में हैं। अगर हम उसी के अनुरूप चलेंगे तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। जी। तो पहला स्टेप यही है कि मेरे को अपने से संबंध ठीक रखना है, तो मुझे उस वास्तविकता को, ट्रुथ को पहले लाइफ में धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा, जैसे हम सेल्फ रिलेशनशिप के बाद जब हम दूसरे स्तर पर जाते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स के साथ होता है बचपन से ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमें समझाते हैं किसी बात के लिए और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम ठीक है। एक छोटी सी बात ले लीजिए, कपड़ों पर ले लीजिए। मुझे ऐसे कपड़े पसंद है, मैं चाहता हूँ मैं ऐसे कपड़े पहनूं, लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं पहनने। अब फिर मेरे को लगता है कि पेरेंट्स जो है मेरी बात समझना नहीं चाहते और ना ही मुझे वो जान पा रहे हैं। ऐसे कई नेगेटिविटीज़ मेरे मन में हावी होने लग जाती है, और फिर हम पेरेंट्स के साथ ही एक डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर देते हैं। कम्युनिकेशन से बात नहीं करेंगे कई दिनों तक। वो सोचते हैं कि पहले ये ठीक हुए, फिर जाके मैं बातचीत स्टार्ट करूँगा। अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? किस उम्र के बच्चे हैं और उनकी क्या डिमांड है, वो माँ बाप को भी समझना पड़े। अगर समझो बच्चा बिल्कुल ही छोटा है, 5 साल का है, 7 साल का है, अब वो नहीं समझ पा रहा है, तो माता पिता को उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। परंतु बच्चे 14, 15, 16 साल से ऊपर के हो जाते हैं, फिर उनकी समझ शक्ति डेवलप होती है। फिर उनको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि माता पिता मुझे कहते हैं उसमें
कोई कारण हो सकता है। और मुझे माँ बाप के आज्ञाकारी बन करके रहना चाहिए, क्योंकि जिस माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है, जिनको मेरे लिए प्यार है और जो ही मुझे अभी भी बड़ा कर रहे हैं, तो उनकी बातों में कुछ तथ्य जरूर है। बिल्कुल। ऐसा सोच करके उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट क्या होता है कि कई बार जैसे स्टडीज़ की बात कर रहे हैं हम, स्टडीज़ में पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करे और उसका करियर है वो बहुत ब्राइट हो, लेकिन बच्चे आजकल पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं। मूवीज़ है, इंटरनेट है, बस उनको लगता है कि यही दुनिया है, यही सब चीज़ें अभी कर लें, बाद में तो पता नहीं किसने देखा है। और इस वजह से क्या होता है, स्टडीज़ उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। फिर पेरेंट्स और बच्चों में खींचातान शुरू हो जाती है। पेरेंट्स डांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी टेक्निक्स अपना रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहाँ दोनों जगह से क्या करना चाहिए जहाँ बच्चे भी पढ़ाई करें और डिस्टर्बेंस भी ना हो? जब ये संबंधों में ऐसी बात आती है न, तब दो में से एक की भी बुद्धि एक्सेप्ट करने तैयार नहीं होती है। बिल्कुल। ये बच्चे माँ के संबंध की हो, पति पत्नी के संबंध की बात हो, तो जब एक बैरियर आ जाता है न आपस में, फिर मन कहाँ स्टक हो जाता है जी। और वो इतने तक थक जाता है कि वो कोई बात स्वीकार करने तैयार नहीं होता है। ऐसी हालत में करना क्या चाहिए कि किसी से सलाह करना चाहिए या ऐसी कोई युक्ति रचनी चाहिए कि जिससे बात बात में बात बन जाए और बच्चे को टर्निंग पॉइंट मिल जाए। या उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छी बुक्स अपने घर में ला करके रख दी जाए, या कभी उनको अपने साथ कोई अच्छे स्थान पर बड़े स्नेह से ले जाया जाए। मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ वाणी काम नहीं करती है और कोई शस्त्र काम नहीं करता है, वहाँ पत्र काम करता है। बड़ा सुंदर पत्र माँ बाप बच्चे को लिख सकते हैं जी। और उसमें अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एक रियल एग्जाम्पल है, एक लड़का फॉरेन में काफी साल रह करके इंडिया में आया, तो वहाँ तो हर चीज के दाम लगते हैं। तो वो माँ के साथ रहा, तो उसकी माँ उसको काम बताती रही, सब्जी लेकर के आओ, दूध लेकर के आओ, कपड़े प्रेस करवा के आओ। तो वो काम करता गया और साथ में पैसे लिखते गए कि मुझे इसका इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। और 2-3 दिन के बाद उसने माँ को दिया लिख करके कि माँ मैंने इतने इतने काम किए जी। तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। अब उसकी माँ भी बड़ी समझदार निकली जी। उस माँ ने भी एक चिट्ठी में लिखा कि बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया, नो पैसा। बिल्कुल। मैंने तुम्हें बड़ा किया, नो बिल्कुल, पैसा। बिल्कुल। मैंने तुम्हें पढ़ाया, नो हाँ। पैसा। मैंने तुम्हारे लिए रात दिन एक किया, नो पैसा। हाँ। ऐसा ऐसा करके उसने कहा नो पैसा, वो लिख करके दिया। वो पढ़ते ही वो बच्चा, उसको इतना रियलाइज हुआ और वो रोने लगा और रो करके माँ से कहा, माँ सॉरी, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की। तो क्या है, अभी के समय में मापदंड बदल गए हैं और हर एक ये सोचता है कि मेरा क्या और मुझे क्या मिला या मुझे क्या मिलना चाहिए। अभी उस व्याख्या को परोपकार की व्याख्या बनानी पड़ेगी कि मुझे देना ही है। बिल्कुल। मुझे दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो अगर ऐसी भावनाएं एक दूसरों के बीच में आई तो संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो ये समझ को व्यापक करना जरूरी है कि मुझे देना सीखना है, देना ना कि लेना। सीखना है, अंडरस्टैंड करना हाँ। सीखना है, औरों को सपोर्ट करने की बात सीखनी है। तो ये संबंध अपने आप सुधर जाएंगे। बट क्या होता है कि कई बार जैसे बच्चे जब कोई फ्रेंड के पास बड़ी कीमती चीज़ है और फिर वो उसको मन करता है कि ये चीज़ जो है मेरे पास भी होनी चाहिए और पेरेंट्स को डिमांड करता है। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आपको ये चीज़ ला कर दे सकूं, आप मुझसे कोई और चीज़ ले सकते हो। ज़िद करने लग जाते हैं कई बार कि नहीं हमें तो वही चीज़ चाहिए। फिर वही बात, खाना भी बंद कर देंगे, बात भी जो है नहीं करेंगे किसी से, गुस्से में रहेंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स के सामने बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है
फिर ऐसे क्या किया जाए? जहाँ तक मेरा अनुभव है कि राइट अंडरस्टैंडिंग से राइट टाइम पर बच्चों को समझाया जाए जी। तो उसका रिजल्ट अवश्य निकलता है। जब वो जिद कर रहा है उस समय आप उसको डांटते हो, आप उसको मारते हो, आपका पहला प्रयास समझाने का नहीं होता है, समझाने का शस्त्र लास्ट लास्ट में होता है। में, और वो समझावट में समझाने का भाव नहीं होता है। आप समझाने में यही सिद्ध करना चाहते हो कि तू गलत है, तुम्हें ये नहीं बिल्कुल। करना चाहिए, पहले ही हम नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तुम्हें उसे। ये कभी नहीं मिलने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज में ही आपने उसके मन को बायस कर दिया है, और जब आप पहली स्टेज में उसके मन को बायस कर देते हो तो कोई रास्ता खुला नहीं रहेगा। बिल्कुल। हमारा पहला तरीका ये होना चाहिए, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर देंगे, जी लेकिन हमारी भी एक शर्त मानो, जी तुम इस साल है न पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ले आओ, जी। हम आपको ला करके देंगे, और थोड़ा तुम्हारे लिए भी मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा, अच्छी तरह से कमा भी लूंगा। अगर आप उनको वही बात प्यार से और समझाने से कहो, बच्चे तो भगवान के पैगंबर माने जाते बिल्कुल। हैं, केवल उनको अंडरस्टैंड करने का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। कहते हैं समझाने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं सुनाती हूँ। जी। एक माँ है, उसको एक ही बेटा है, उसका पति मर गया है, वही जॉब करती, वही बच्चे को बड़ा करती पढ़ाती, लेकिन बच्चे को सारा दिन टीवी के अलावा कुछ भी पसंद नहीं। वो माँ एक दिन मेरे पास आई जी। और उसने आकर के मुझे उस बच्चे की कंप्लेन की। जी। मुझे तो कंप्लेन की उसने, फिर उसने वो कंप्लेन बच्चे के आगे की कि मैं तुम्हारी बात चंद्रिका दीदी को बता दूंगी। जी। 2 दिन के बाद क्या हुआ कि उस बच्चे ने 4 पेज भर के एक पत्र लिखा, जी। जिसके अंदर उसकी माँ के बारे में सारा लिखा। मेरी माँ क्या है, मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ मुझे क्या करती है। फिर उसकी माँ को दिया और कहा ये तू पढ़ ले, अच्छा। मैं चंद्रिका दीदी को देने जा रहा हूँ। ओह। अच्छा, वो दोनों की बात हो गई। फिर वो केंद्र पर आया। उसी दिन मैं बाहर झूले पर बैठी थी, मैंने उसको देखा तो उसको बुलाया, मैंने कहा आओ बेटे, मैं तुमको याद करती थी, और मैं जब तेरे को देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि तू जैसे विवेकानंद लगता है। वो एकदम खुश हो गया, खुश हो के बोला बहन जी आपको कैसे मालूम चला मैं विवेकानंद बनने वाला हूँ? जी। मैंने कहा मतलब? बोला आज हमारी स्कूल के अंदर ड्रेस कंपटीशन है, अच्छा। और मैं विवेकानंद बनने वाला हूँ। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे में विवेकानंद के गुण दिखाई पड़ते हैं। खुश हो गया। उस दिन वो घर गया, बहुत ही खुश था। माँ को बोला मैं तेरे को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन चंद्रिका दीदी ने मेरे को बोला है मैं विवेकानंद हूँ। और फिर 2 दिन के बाद मेरे पास आया, आके कहता है बहन मेरे को मेरी जीवन बहुत अच्छी बनानी है, तो आप मेरे को कुछ समझाएंगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। अब मुझे वो मालूम था कि वो बहुत समय टीवी देखता है। मैंने कहा आप अपनी दिनचर्या लिख करके आ जाओ कि तुम्हारा सारा दिन कैसे रहता है, तो मैं तुम्हें गाइड कर सकूंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी फर्स्ट नंबर छोड़ा नहीं है। मैं तुम्हें फर्स्ट नंबर दिलाऊंगी, पर तुम अपनी दिनचर्या लिख के आ जाओ। जी। दूसरे दिन दिनचर्या लिख करके आया। दिनचर्या में टीवी। सच बहुत बोलता है। जी। दिनचर्या में लिखा हुआ था कम से कम 6 से 7 घंटा में टीवी देखता हूँ। फिर मैंने बोला कि इसमें से तुम कितना कट कर सकते हो, तुम्हें मैक्सिमम कितना घंटा टीवी देखने की छुट्टी दे तो तुम खुश होंगे? बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, टीवी अच्छा तो लगता है, लेकिन दीदी अगर आप मुझे कहेंगे न कि नहीं देखो तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। अब दिखाओ। और सचमुच उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। मैंने कहा नहीं तुम न्यूज़ देखना, जी।
तुम्हें कोई अच्छी प्रेरणा युक्त चीजें हैं तो देखना, मना नहीं है, लेकिन जिस चीज से फायदा नहीं है वो नहीं देखो। इसीलिए हम किस एंगल से और कौन से समय पर बच्चों को समझाते हैं उस पर बहुत असर रहता है। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया कि कैसे युक्ति से बच्चों को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे उनमें पॉजिटिविटी डाल करके उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आजकल 90% से भी ज़्यादा जो है यही करते हैं, पहले डांटते हैं, उनको बहुत कुछ बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि समझते नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। अपने आप को कई बार इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनमें आ जाता है कि उसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास इतना नहीं है। वो अपने आप को कई बार बहुत लो फील करने लग जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला इतना इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ इतना, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं मेरे फ्रेंड के पास, मेरे में इतनी नहीं है। या फिर इसका हम रिवर्स सिचुएशन भी ले लें कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं है। तो सुपीरियॉरिटी और ये जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों बातें कई बार हम देखते हैं अक्सर बच्चों में आती हैं। तो इस चीज़ को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उस अच्छी बातों को जागृत किया जाए और उनको ये भी दिखाया जाए कि भाई इस काम के बजाय ये काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझो उसको अच्छे साहित्य पढ़ने की ओर प्रेरित किया जाए या उसको गेम्स की ओर प्रेरित किया जाए या उसको कुछ अच्छे पेंटिंग्स वगैरह बनाए। उस प्रकार उनको उनका कैरियर बनाने की ओर बताया जाए कि ये तो देखो टाइम वेस्ट है, तुम ये जो भी कर रहे हो इसमें तुम्हारा समय बर्बाद जा रहा है। तो टाइम वेस्ट करने से बजाय तुम अपनी शक्तियों को डेवलप करो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए सोच करके और बताया जाए तो मैं समझती हूँ इजी हो सकता है। उसको और अच्छे मित्रों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई देखो ये भी तुम्हारा फ्रेंड है, कितना अच्छा पढ़ता है, तो उसको डाइवर्स दे सकते हैं। बच्चे से खिलौना लेना हो तो मिठाई खिला दो और मिठाई छुड़ानी है तो खिलौना दे दो। तो ये थोड़ा उसकी नब्ज देख करके, जैसे वैद्य दवाई देते हैं ना, तो ये भी नब्ज देखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, क्या ऐसी चीज़ अपने में धारण करें, क्या ऐसी चीज़ अपने आप में अपनाएं जो हर लेवल पे उनको रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना इजी लगे? देखो, संबंध एक ऐसी चीज़ है, वो वास्तव में उसको निभाया जाए तो लाइफ की एक बहुत बड़े से बड़ी ताकत है। और मनुष्य वो संबंध के बिना रह भी नहीं सकता है। चाहे वो योगी हो, भोगी हो, संत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पागल हो, हर एक को रिलेशन तो चाहिए। अब ये रिलेशन निभाने की बात क्या है, तो संबंधों में हम जो हैं, जैसे हैं वैसे रहे, सच्चाई जी, मिलावट ना हो, बनावट ना हो। जब एक दूसरे से कुछ छिपाते हैं या मिलावट करते हैं तो दिल को धोखा जैसा लगता है। इसलिए अगर संबंधों में सफल रहना है तो सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, वफादारी चाहिए और परस्पर बलिदान। मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, ये नहीं कि मेरे लिए ही हमेशा सब कुछ होता रहे। तो इससे हमारे संबंध बहुत सुंदर रह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेचर है गिविंग होना चाहिए, लेकिन नॉट रिसीविंग। क्योंकि आजकल बिजनेस बड़ा चलता है, वो हम ये कहते हैं कि पहले वो दे तो मैं दूंगा, बिजनेस में यही होता है। तो बहुत ही आपने आज गहराई से बताया कि कैसे रिलेशनशिप्स को हम बड़ी युक्ति से, जो चीज़ें बड़ी हमें कॉम्प्लेक्स लगती हैं, उनको कैसे ईजी तरीके से हम मोल्ड करके उन्हीं चीज़ों को फिर से हारमोनियस और हैप्पी बना सकते हैं। तो ये चर्चा हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, बहुत ही मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि यदि हम रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लें, हम डिमांड्स करना छोड़ दें, हम एक्सपेक्टेशंस नहीं करें, तो वही रिलेशनशिप जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उनको ठीक कर सकता हूँ और खुशी खुशी उन रिलेशनशिप्स को निभा सकता हूँ।
विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। We are the